जी दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग और अभिवादन मित्रों। आप सब जानते हैं कि इस समय पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो जी दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग और अभिवादन मित्रों। आप सब जानते हैं कि इस समय पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो जी दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग और अभिवादन मित्रों। आप सब जानते हैं कि इस समय पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं ये थी। सॉरी दोस्तों, सॉरी। हेलो अनुरुद्ध। एक्चुअली दिक्कत क्या हुई दोस्तों मैंने ध्यान नहीं दिया और कहीं दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर यूट्यूब लगा हुआ था जिसकी वजह से आवाज गूंज रही थी और वो आपको परेशान कर रही थी। जस्ट 1 सेकेंड, ये लीजिए। हाँ, अब हम ठीक हो गए, बिल्कुल। चलिए मित्रों, हाँ अनिरुद्ध भाई नमस्कार। मैं आपके सवालों पर या आपके कमेंट्स के ऊपर जरूर आऊंगा। सागर भाई थोड़ा सा रुक जाइएगा। हम सारे के सारे कमेंट्स आपके लेंगे और बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे आप उठा रहे हैं। तो मित्रों, हुआ क्या है, हमारे प्रधानमंत्री इस समय इजराइल की यात्रा पर हैं। नेतन्याहू से उनकी मुलाकात हुई है जब वो वहां पहुंचे हैं तल अवीव। और जाहिर है जो स्वागत उनका होता है, उनकी पत्नी वो आए थे स्वागत करने के लिए, ले गए उनको, सब बढ़िया। मुलाकातें अभी चल रही हैं। मैं आपको कुछ डिटेल्स देने जा रहा हूँ, कुछ बड़ी खतरनाक किस्म की डिटेल्स भी आई हैं, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो कुछ वहां हो रहा है उस पर अभी साइन नहीं हुए हैं, किसी भी एग्रीमेंट पर अभी सिग्नेचर नहीं हुए, लेकिन जानकारी आ रही है। और ये सारा कुछ जो चल रहा है वो इजराइल के साथ वो बड़े नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। ये बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, मामला उतना सीधा नहीं है। तो इसीलिए समझ में आ रहा है कि अगर नेतन्याहू इस समय जो जंगी तैयारियां चल रही हैं उसके चलते नहीं आ पाए हैं, तो मोदी जी को क्यों वहां जाना पड़ा है, क्योंकि ये चीजें कुछ ऐसी हैं जिनके लिए समय का इंतजार नहीं किया जा सकता। इन डील्स के अंदर सिग्नेचर होने ही होंगे। तो आइए हम एक तरफ से आपको जितनी जानकारी हो सकती है दोस्तों वो मैं आपको अभी दूंगा, वरना अगले व्लॉग में भी दूंगा, क्योंकि ये सारी की सारी जानकारी एक व्लॉग में देने का कोई मतलब बन नहीं पाता है, हो नहीं पाएगा। एनीवे, आइए शुरू करते हैं। तो देखा, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज 25 तारीख है, फरवरी की 25 तारीख है। नेतन्याहू की बैठकें अभी चल रही हैं मोदी जी के साथ में, कोई फाइनल साइनिंग हुई नहीं है, लेकिन बहुत ठोस प्रोग्रेस हुई है। मैं आपको ये कह सकता हूँ, बहुत ठोस प्रोग्रेस हुई है। और ऑफर्स की डिटेल्स आ चुकी हैं कि क्या ऑफर्स हैं, इसकी डिटेल आ चुकी हैं। कुछ लेटेस्ट न्यूज है जिनकी मैं चर्चा आपके साथ कर लेता हूँ। देखिए, डिफेंस डील्स जो है उनका जो ओवरऑल एस्टिमेशन लगाया जा रहा है वो 8.6 बिलियन यूएस डॉलर से लेकर करीब 10 बिलियन तक की कॉस्ट लगाई जा रही है। माना जा रहा है कि जो टेंटेटिवली कंजर्वेटिव एक अंदाजा लगाया गया है वो 8.6 बिलियन डॉलर का है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये ओवरऑल कॉस्ट जो आ रही है, जो हम खरीदारी कर रहे हैं वहां से, ये रफली 10 बिलियन के आसपास का हिसाब किताब है जो हम इजराइल से करने जा रहे हैं। सो इट्स बेसिकली टर्निंग आउट टू बी वेरी बिग डील। अब कुछ जिसमें जो हम वैल्यू लगा देते हैं, इसमें क्या है, वो इजराइल ने 2026 से पहले 8.6 बिलियन यूएस डॉलर का सिग्नेचर किया था, मतलब बात की थी बेसिकली, और डील्स क्लोज कर दी हैं। 8.6 की ये डील्स क्लोज हो चुकी हैं। अब 8.6 कह लीजिए, 10 कह लीजिए, जो भी आपको कहना है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इस विजिट में अभी 1-2 बिलियन बढ़ के करीब हो जाएगा 10 बिलियन तक का हिसाब किताब। ओके, इसमें शामिल क्या क्या है जरा सुनिए। आयरन डोम की जो फुल फ्लेजेड टेक्नोलॉजी है वो तो आ ही रही है। आयरन डोम की टेक्नोलॉजी तो हमारे पास आ ही रही है, वो भी आ रही है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंतर्गत, है ना। लेकिन मित्रों, इसके अलावा एक और बड़े कमाल की चीज आ रही है जिसके बारे में यहाँ कोई चर्चा नहीं है, वो है आयरन 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 बीम। ये आयरन बीम बड़े कमाल की चीज है। ये बेसिकली दुनिया का सबसे एडवांस लेजर हिट करने वाला आपका इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जो आपके ड्रोन जितने आते हैं जिनको वो बाय लेजर फूंक देगा हवा में, बेसिकली अपनी एनर्जी लेवल से वो उनको वहीं हवा में फूंक देगा। मामला क्या है जानते हैं, इससे जो फर्क पड़ता है इससे कि जो आपका कॉस्ट डिफरेंस आता है लड़ाई का। देखिए, लड़ाई की शक्ल बदल चुकी है। पहले जो लड़ाई हुआ करती थी, आप कहीं
डॉग फाइट करते थे, हवाई जहाज आपस में लड़ते थे, ऊंचे नीचे, ये वो दुनिया भर की, जिसको डॉग फाइट कहते थे, अब वो सीन से गायब हो गई है। अब डॉग फाइट्स नहीं होती हैं। आप सोचिए 3 साल से यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, 4 साल से, अभी तक कोई डॉग फाइट नहीं। तो डॉग फाइट का तो किस्सा ही खत्म हो गया। अब क्या बचा भाई? आप मिसाइल से लड़ रहे होते हैं, ड्रोन से लड़ रहे होते हैं, लाइटरिंग इम्यूनिशन से लड़ रहे होते हैं, ये वो चक्कर हैं जो चल गए हैं। तो और उसमें भी जो ड्रोन का जो एडवांसमेंट है वो कंटिन्यूअसली बहुत तेजी के साथ हो रहा है। और उसमें क्या होता है कि आप बड़े थोड़े से खर्चे में किसी का बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। यानी कि कोई बिलियंस एंड बिलियंस की चीजें बनाए और उस पर जाकर एक ड्रोन गिरे और वो सस्ता सा हो, 2 4 5 हजार 20 हजार का, और पता लगे उसने सारा फूक दिया उठा के। तो बेसिकली देखा जाए तो जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसका जो तरह तरह से इस्तेमाल आ रहा है वो अब बढ़ता जाएगा और बढ़ता जा रहा है। तो ये जो आयरन बीम वाला सिलसिला आ रहा है, ये क्या करेगा? आप आज की तारीख में क्या होता है कि मान लीजिए पाकिस्तानी कोई मिसाइल आ रही है, या पाकिस्तान के ने एक साथ 400-500 ड्रोन भेज दिए। अब आप 400-500 ड्रोन या 200 ड्रोन भेज दिए, 100 ड्रोन भेज दिए, 70 ड्रोन भेज दिए, आप उनके लिए क्या हर एक के लिए एक मिसाइल मारोगे? अगर आप एक एक मिसाइल मार रहे हैं तो एक एक मिसाइल कितनी क्या है, $80,000, $1,00,000, ये मिसाइलों की कॉस्ट बनती है। उसके कंपैरिजन में ये जो आयरन बीम है, भाई साहब जरा गौर से सुनिए, ये जो आयरन बीम है, जरा सोचिए कि ये कितने में एक ड्रोन उड़ाएगी। एक ड्रोन को उड़ाने का खर्चा जो आएगा आयरन बीम से, वो कितने का है सोच सकते हैं आप? 80,000 से $1,00,000 आता है नॉर्मली मिसाइल मार के। इसमें आएगा टोटल $2, दो फिनितो। और बीम को एक जगह से दूसरी जगह टारगेट करना बड़ा आसान है, आपको फायरिंग करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपकी गन चल रही है और गर्म है, वो चल रही है, तो ठोक देगी उसको वहीं पे। तो भाई साहब ये बहुत बड़ी चमत्कार होने जा रहा है जो लड़ाई का, और ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जो दे रहे हैं हमको इजरायली। तो आयरन बीम हमारे यहाँ आ रही है। ओके, इसके साथ में मिसाइल्स आ रही हैं। मिसाइल्स में हमारे चंदन हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी उनकी बड़ी चाहत थी सुनने की। लोरा मिसाइल आ रही है, एयर लोरा का उसका सौदा हो गया है। ये एयर टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है मित्रों, जिसकी जो करीब 250 किलोमीटर की रेंज है। और स्पाइस 1000 प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स भी आ रहे हैं। प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स स्पाइस जो है वो आ रहे हैं। इसके अलावा आइस ब्रेकर, इसके अलावा आइस ब्रेकर जिसकी की रेंज है कोई 300 किलोमीटर। आइस ब्रेकर क्यों चाहिए? आइस ब्रेकर आपको चाहिए, ये मिसाइल इसलिए चाहिए आइस ब्रेकर दोस्तों, क्योंकि मान लीजिए कि वो किराना में जो हमने किया था, किराना में जो हमने किया था, अगर किराना में उसकी जगह पे ये गई होती, मान लो आइस ब्रेकर गई होती है, तो इसने सीधे नीचे जाके और जो भी माल मसाला था सारा फूक देना था। सीधे नीचे जाकर आइस ब्रेकर ये बेसिकली उस तरह का है जैसे एक जमाने में वो अमेरिकन जहाज हुआ करता था ना, बम डेजी कटर, जो इन्होंने अफगानिस्तान में इस्तेमाल किए थे। कि भाई पहाड़ बना पहला अंदर पहाड़ की गुफा में वो बैठा हुआ है, तो वो ऊपर से पहाड़ काटता हुआ नीचे जाके उनको गुफा में फट जाता था। दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। तो ये जो आइस ब्रेकर है, इट कैन बी यूटिलाइज कि कोई बंकर्स है, डीप बंकर बना के बैठा हुआ है, आपको पता लगती है, लोकेशन पता लग जाती है, तो आप सीधे उस बंकर के ऊपर ये आइस ब्रेकर मारेंगे और उसने जाके सीधे फोड़ देना उनको नीचे गहराई में जहां भी हो। तो दिस इज वाई दिस आइस ब्रेकर इज बीइंग टेकन। तो हमने क्या बताया आपको? मिसाइल्स, आपको एयर लोरा जिसकी जो एयर टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, और फिर हम रैम्पेज ले रहे हैं मिसाइल, वो 250 किलोमीटर की है। और फिर हम ले रहे हैं स्पाइस, ये प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स हैं। और इसके अलावा हम ले रहे हैं आइस ब्रेकर, ये हो रहा है कोई 300 किलोमीटर की रेंज। तो ये हो गई हमारी शॉपिंग मिसाइल्स की। इसके अलावा हम ले रहे हैं ड्रोन, वो भी ले रहे हैं। तो ड्रोन ये लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ लोन ड्रोन हैं, ये जो कि आपको सुविधा देंगे कि अकेले निपटाएंगे काम को, बेसिकली फायरिंग भी करेंगे सारे सारे। तो लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ जो वेपन्स है जो जो ड्रोन के जरिए चलाए जाएंगे। पर अब इसके अलावा क्या है, 6 नए हम ले रहे हैं बोइंग 767 प्लेन्स को कन्वर्ट करने जा रहे हैं हम अपने एरियल रिफ्यूलर में। 6 जहाज हमारे बोइंग के जो है 767, उनको हम कन्वर्ट करेंगे एरियल रिफ्यूलर में, जो हमारे जहाजों को रिफ्यूलिंग के काम आएंगे। सॉरी, ये पार्टनरशिप होने जा रही है इजराइल और एचएएल के बीच में।
इसके अलावा रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जो एआई बेस्ड सिस्टम्स है वो लिए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम्स। नया एक क्लासिफाइड फ्रेमवर्क भी लिया जा रहा है। ये क्लासिफाइड फ्रेमवर्क क्या है? पहला ये होगा रिस्ट्रिक्टिव हार्डवेयर। अब ये भारत को रिस्ट्रिक्टिव हार्डवेयर जो है पहली बार भारत को मिलेगा। चलिए, इजराइल ने ऑफर क्या दिया है? डेवलपमेंट में ऑफर दिया है इजराइल ने हमको मेक इन इंडिया में ज्वाइंट प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये दिया है। फिर एक्सेलेंट बातचीत हुई बताया गया है, लेकिन साइनिंग कल यानी 26 फरवरी को होगी। कल साइनिंग हमारी हो रही है इसके ऊपर। उसके बाद में इसकी औपचारिक रूप से घोषणा कर दी जाएगी। दोनों देश इसको कह रहे हैं न्यू डिफेंस एक्सेस। आज का कार्यक्रम में थोड़ा सा जरूर रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको कुछ बड़ी भयानक बातें बताने जा रहा हूं जो मिडिल ईस्ट में होने जा रही हैं, भारत और इजराइल के बीच में। तो जैसा मैंने कहा, अच्छा इसमें फोकस क्या है? फोकस है दोस्तों कि भारत अपना एयर डिफेंस शील्ड मजबूत करे, एक बात। दूसरा, इजराइल को एक बड़ा मार्केट मिले। तो भारत के रूप में जाहिर है उनको एक बड़ा मार्केट मिलेगा। और भारत को क्या चाहिए कि हम अपने एयर डिफेंस शील्ड को मजबूत करें। तो उस तरह की मिसाइल, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जो PL-15, PL-16 जो चाइनीज मिसाइल्स तो थी, उनके खिलाफ भी हम कुछ टेक्नोलॉजी ले रहे हैं इजराइल से, जिससे कि हमारा जो तमाम सिस्टम है वो इनके खिलाफ प्रूफ हो जाए। जो चाइनीज मिसाइल्स हैं वो हमारे एयर स्पेस के अंदर ना आए। तो उसके खिलाफ भी हमने कुछ टेक्नोलॉजी ले रहे हैं इजराइल से इस बार। अच्छा, फिर आप ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बताने जा रहा हूँ, उसको गौर से सुनिएगा। इसके बाद है आईमैक। आपने देखा होगा पिछले दिनों कमर चीमा जो है बड़ा टैया पैया कर रहा था। क्या क्या कर रहा था वो? कि आईमैक तो फेल हो गया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो गया, वो तो चल ही नहीं सकता है, क्योंकि यूएई और अरब के बीच में, सऊदी अरब के बीच में जो संबंध है वो खराब हो गए हैं, और जब तक ये नहीं ठीक होंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता है। और मित्रों, यही होता है नुकसान गंवार होने का। जब पाकिस्तानी गंवार जो है वो थिंक टैंक के एक्सपर्ट बन जाए या अपना नैरेटिव देने के चक्कर में कुछ भी बकबकाने लग जाए, तो फिर वो इसी तरह की जानकारी देते हैं और लोगों को कंफ्यूज करते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि दरअसल आईमैक होने जा रहा है, बड़ी जबरदस्त तरीके से बातचीत हुई है, और आईमैक कैसे चलेगा और उसमें भी किस तरह के प्रोविजन लाए जा रहे हैं आईमैक में, जिससे कि आने वाले समय में कोई एक नॉडल अगर खराब भी होता है, उसका खराब इन द सेंस कोई आगे पीछे होता है, तो भी आपका आईमैक रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। आईमैक को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, वो शुरू होने जा रहा है। उसमें सबसे बड़ा फंडर आपके साथ में यूएई लगा हुआ है, एंड दिस इज गोइंग टू बी वर्किंग फाइन विदाउट एनी प्रॉब्लम। और उसके मल्टीपल ऑप्शंस रखे जा रहे हैं कि कहीं कोई एक नॉडल अगर धोखा दे जाए तो दूसरा नॉडल चलता रहे, काम ना रुके। आइए बताता हूं कैसे। वर्तमान हालत क्या है आईमैक की? वर्तमान हालत ये है कि गाजा की लड़ाई चल रही थी। गजा की लड़ाई प्लस सऊदी अरब और यूएई के संबंध जो है वो खराब हो गए, यानी कि जनवरी 2026 से खुला टकराव चल रहा है इस समय सऊदी अरब और यूएई के बीच में। जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो लैंड रूट जो यूएई और सऊदी और जॉर्डन और इजराइल को जोड़ने वाला जो लैंड रूट था सारे का सारा, वो बंद हो गया। वो बेसिकली लैंड रूट बंद हो गया हमारे लिए। तो फिर क्या हुआ, सऊदी जो है वो अकेले करीब 20 बिलियन का कमिटमेंट कर चुका है, लेकिन प्रोग्रेस स्लो है। अच्छा, सऊदी इसमें इंटरेस्टेड है, ये बात समझ लीजिएगा। मैं सोच रहा था शायद इंटरेस्टेड ना हो, ना, सऊदी इंटरेस्टेड है इसमें। तो वो 20 बिलियन के करीब इसमें कमिट कर चुके हैं कि हम 20 बिलियन डालेंगे, लेकिन अभी इस पर काम नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके सामने जब रास्ते ही बंद है तो क्या किया जाए। तो आगे देखिए, इस विजिट में डेवलपमेंट हो रही है। क्या डेवलपमेंट है? मोदी और नेतन्याहू ने आईमैक को रिवाइव मोमेंटम में डाल दिया है। हम लोग उसको दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपरली, और उसके ऊपर जमकर चर्चा हुई है दोनों पक्षों के बीच में। दोनों इसको एक हेक्सागोन अलायंस, जो कि मोदी जी के जाने से पहले अनाउंस की है नेतन्याहू ने। और नेतन्याहू ने कहा है कि हम एक हेक्सागोन अलायंस बना रहे हैं। बाय द वे, इस पर चर्चा की है उसने, हमारे कमर चीमा ने भी। उसने कहा मुझे तो पल्ले नहीं पड़ रहा ये अलायंस क्या है। कोई बात नहीं, मैं उसकी सुविधा के लिए आज बता देता हूं कि दरअसल ये अलायंस क्या है। चीमा साहब को पता लग जाएगा। तो होगा क्या मित्रों कि ये जो हेक्सागोन अलायंस जिसका की घोषणा कर दी है नेतन्याहू ने मोदी जी के वहां पहुंचने से पहले ही। ओके, और ये जो आईमैक है इसको उस हेक्सागोन का पार्ट बनाया जा रहा है। यानी हेक्सागोन अलायंस का जो एक पार्ट होगा वो ये आईमैक भी होगा। ये मेन नहीं, ये एक पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि हेक्सागोन अलायंस बेसिकली एक सिक्योरिटी अलायंस है, मगर उसमें ट्रेड को भी जोड़ा गया है, और उस ट्रेड वाला जो सेगमेंट है उसमें आईमैक को जोड़ा गया है।
दिस इज व्हाट आईमैक जो जो हेक्सागोन जो अलायंस है वो करने जा रही है। वो बेसिकली प्राइमरीली सिक्योरिटी को ऑर्गेनाइज करेगी, सिक्योरिटी को इंश्योर करेगी, प्लस ट्रेड में वो आईमैक को प्रोटेक्ट करेगी। ऑलराइट, चलिए, तो ये है वो किस्सा, इसको उन्होंने हेक्सागोन अलायंस का हिस्सा बताया है। कोई नया एग्रीमेंट नहीं साइन हुआ है, लेकिन यूएई अभी भी इसको बड़ा स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है। ऋषभ भाई नमस्कार, प्रणाम। अब जरा आप कहेंगे कि जब ये रूट बंद हो गया, लैंड रूट जो है बंद हो गया, सऊदी अरब जॉर्डन इजराइल जाने वाला जो रूट था ये बंद हो गया लड़ाई के चक्कर में, बुरे संबंधों के चक्कर में, तो फिर ऑल्टरनेटिव रूट क्या बनेंगे? ये है हिस्सा जो हमारे चीमा साहब जानना चाह रहे थे। मैं उनको बताता हूँ कि क्या होने जा रहा है। उनकी बदनसीबी, उनको बुरा लगेगा सुन के कि रास्ते निकल रहे हैं, लेकिन रास्ते निकल रहे हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मेरे भाई, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो रूट है ये सबसे ज्यादा चर्चा में आया हुआ है। यानी भारत से सामान जो जाएगा निकलकर वो जाएगा यूएई, यानी कि जेबल अली एयरपोर्ट, जो पोर्ट है ना, जेबल अली, वहां से जाएगा बरबेरा पोर्ट। बरबेरा पोर्ट, ठीक। बरबेरा पोर्ट कहां पड़ता है? बरबेरा पोर्ट पड़ता है वो जो अभी क्या नाम है, आपको डिटेल देता हूँ सारी इसकी। बरबेरा पोर्ट जाएगा, इसको ये पड़ता है सोमालीलैंड में, अभी जिसको इजराइल ने मान्यता दी है, अगर आपको याद हो। सोमालीलैंड ने अभी अभी बरबेरा पोर्ट को मान्यता दे दी है ना। ये चलिए आगे चलिए। तो ये फिर अलेक्जेंड्रिया, वहां से इजिप्ट, या यहां से इजिप्ट के बाद में साइप्रस और ग्रीस, वाया वाया सी, ये रूट चलेगा, ठीक है। अब आगे और देखिए, तो फिर इसमें क्या है, यूएई का जो ये यूएई का जो बरबेरा पोर्ट है ना, तो यूएई की कंपनी है, यूएई की कंपनी है एक डीपी वर्ल्ड। तो डीपी वर्ल्ड जो है वो इस बरबेरा पोर्ट को मैनेज कर रही है। बरबेरा पोर्ट कहाँ है? सोमालीलैंड में, ओके। 30 साल का उनके पास एग्रीमेंट है, यानी 30 साल तक, 30 इयर्स के लिए आपका ये पोर्ट सेफ है, आपके कंट्रोल में है उस तरह से, और आप यहां से अपना सारा ट्रेड कर सकते हैं। तो बरबेरा पोर्ट मैनेज हो गया आपके पास 30 इयर्स के लिए। नेक्स्ट आपका एग्रीमेंट है उसके बाद डीपी वर्ल्ड के पास में, किसके पास है? यूएई। वो कौन है? इंटरेस्टेड पार्टी है आईमैक में। ऑलराइट, आगे चलिए। इसके साथ ही इस बीच में अफ्रीका में एक गेम और हो गया है। अफ्रीका में गेम ये हुआ है कि इथोपिया जो है वो ऑलमोस्ट लैंड लॉक्ड होता जा रहा है। तो इथोपिया को लैंड लॉक्ड होने से बचाने के लिए इस रूट में उसको शामिल किया जा रहा है। इस सारे रूट में इथोपिया को शामिल किया जा रहा है ताकि वो इसका हिस्सा बन जाए। मत भूलिए, इथोपिया वो कंट्री है जिसमें पिछले साल अभी अभी दिसंबर में, ये जो दिसंबर गया है 2025, इसमें भारत ने उनके साथ में स्ट्रेटेजिक अलायंस साइन की है। तो इथोपिया भी हमारे ग्रुप में है। ऑलराइट, आगे देखिए, इससे आगे आपको देखिए, तो ये बेसिकली इथोपिया को हमने शामिल ही इसीलिए किया है ताकि जो ये रूट है हमारा ये खुला रहे और अफ्रीका को, इथोपिया को भी लैंड लॉक्ड होने से बचाया जा सके। अब देखिए भारत ने, मैंने बताया आपको 2025 में इथोपिया के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर ली है। अब देखिए कि यहाँ पर एक आइडिया क्या है, यहाँ इस सारा कुछ करने का आइडिया पीछे आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि ओमान, यहां से सऊदी माल जा रहा है, ओमान जा रहा है हमारा, ओमान से जाएगा सोमालीलैंड, सोमालीलैंड से जाएगा इथोपिया, ये इसको शामिल करना, ये हमारा वेब लिंक बना एक तरह का। दूसरा रास्ता क्या बन रहा है? जॉर्डन इजराइल मैरीटाइम जो लेग है उसका वो बढ़ाना है। तीसरा साइप्रस और ग्रीस, इनको हमने एक्स्ट्रा नॉर्ड की तरह से रखा हुआ है, यानी कि कल को दाएं बाएं कुछ भी हो जाए, कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, रास्ते नहीं रुके, तो इतने लोगों को अपने साथ में रखा जाए जिससे रास्ते रुकने की समस्या ना हो, ट्रेड हमेशा चलता रहे। एंड ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी जरूरत है दोस्तों, कि कहीं किसी कोई दो देश, तीन देश आपस में जो लड़ते रहे, ट्रेड कहीं से ना बंद हो। अगर एक रास्ता बंद हो रहा है, ट्रेड का एक रास्ता बंद होता है, तो दूसरा रास्ता खुला हुआ होना चाहिए। तो इसलिए मल्टीपल नोड्स बनाए जा रहे हैं आईमैक में, ताकि एक बंद हो तो दूसरा खुल जाए, बल्कि चला रहे, यूं कहा जाए। तो ये हुआ। इसका फायदा क्या है? इस सारे नोड बनाने का फायदा क्या है? फायदा ये है दोस्तों कि चाहे यमन हो, उधर यमन यानी कि हाउतीज जो है लगे हुए दिहाड़ी पे, वो ये हाउतीज की प्रॉब्लम को हम बाईपास करते हैं, और जो सऊदी डिपेंडेंस है उससे भी मुक्ति पाते हैं। यानी सऊदी अरब को भी ये नहीं लगेगा कि वो जी मैं नहीं तो ये रास्ता नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं। आप नहीं होंगे तो ही दुनिया चलती रहेगी, क्योंकि आपके होने से पहले भी दुनिया चलती थी। सो डिपेंडेंसी जो है ये एक तरह का श्राप है मित्रों।
तो उससे बचने की कोशिश में क्या किया जा रहा है आईएमएफ में कि कंटिन्यूअसली डिफरेंट नोट्स बनाए जा रहे हैं सो दैट कहीं किसी के रास्ते कभी भी कोई बंद करने की धमकी न दे पाए, एक बंद हो दूसरा चल जाए खटाक से। अच्छा, अब इसके बाद में हम बात करते हैं, ये हुआ आईमैक का, और मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था कि मैं आपसे इसको शेयर करूं। फिर देखिए, इजरायली इन्वेस्टमेंट जो आ रही है भारत में, कौन कौन से सेक्टर्स में आ रही है, डिफेंस में आ रही है, नहीं आ रही, या वर्तमान अभी का स्टेटस क्या है। तो फिलहाल सुन लीजिए अभी करंट स्टेटस क्या है। करंट स्टेटस मित्रों ये है कि करीब 2034 से ये जो 2000 नहीं 3033 34 से लेकर 3047, यानी लगा लीजिए 3000, क्या बकवास कर रहा हूं मैं यार, 334 से 347 मिलियन की अभी तक इन्वेस्टमेंट है सन 2000 से अब तक। सन 2000 से लेकर अब तक, यानी कि इन 25 सालों में टोटल जो इन्वेस्टमेंट अब तक इजराइल की आई है, जो कि बहुत थोड़ी है मेरे लिहाज से, वो है 334 से कोई 347 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट आई है, राइट। इसमें मगर इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि छोटे लेवल पर यहाँ पर इसमें करीब 300 कंपनियां हैं इजराइल की जो भारत में काम कर रही हैं। कितनी? 300। अच्छा, मगर वो सब क्या है, वो सब के सब मेन सेक्टर्स में है, डिफेंस में नहीं है। ये जो कंपनियां काम कर रही है भारत में, ये डिफेंस में नहीं है, सॉरी। ओके, वो अलग अलग सेल्स में, टेक्नोलॉजी में शामिल है। वाटर टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, वाटर टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, वाटर टेक्नोलॉजी में ड्रिप इरिगेशन है, वाटर रिसाइकलिंग है, या वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है। इस तरह के कामों में उनकी कंपनियां जो है हमारे यहाँ पर वो ज्यादा, इवन डिसैलिनेशन में भी हमारे यहाँ मौजूद है उनकी कंपनियां। इसके अलावा उनकी कंपनियां जो हमारे यहाँ शामिल है, इन 300 कंपनियों की बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर में है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में है, जिसमें कि प्रिसीजन फार्मिंग शामिल है, स्मार्ट इरिगेशन शामिल है, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स को बनाने की जो टेक्निक्स हैं उनके अंदर शामिल है। और फिर तो क्लीन एनर्जी उसमें है, रिन्यूएबल्स, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो, जिसमें सोलर है, ग्रीन हाइड्रोजन है और सस्टेनेबिलिटी है। उसके अलावा हाईटेक में और स्टार्टअप में भी कुछ कंपनियां हैं, उनकी एआई में, क्वांटम कंप्यूटिंग में है, साइबर सिक्योरिटी में है, फिनटेक में है और मेडिकल डिवाइसेस में है। ये भी उनकी कुछ कंपनियां हमारे यहाँ इस सेक्टर में काम कर रही हैं। आपने अब तक सुना होगा, कहीं कोई डिफेंस का नाम नहीं आया है ना। और सुन लीजिए, फार्मा और हेल्थ में भी है वो लोग, जिसमें से एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है, और फिर रियल एस्टेट में भी आ रहे हैं लोग। अब इस बजट में जो मोदी जी अब गए हुए हैं, इसमें क्या उम्मीद है? इसमें एक नया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो हमारे बीच में हुई है, उस पर सितंबर 2025 में पहले दस्तखत हो चुके हैं। आपको याद होगा, पीयूष गोयल जी जो है करके आए थे, तो वो पहले साइन हो चुका है। उससे हमको अब सिक्योरिटी, जो इजरायली इन्वेस्टमेंट है, उसको सिक्योरिटी यहाँ पर भारत में ज्यादा मिलेगी। एफटीए नेगोशिएशन जो है वो कल शुरू हो गए, यस्टरडे, कल जो गुजर गया, इसमें एफटीए के ऊपर नेगोशिएशन शुरू हो गए हैं और बहुत जल्दी ये तेजी से इनको खत्म किया जाएगा। इसके अलावा एक है 14F फंड, ये इंडस्ट्रियल R&D के लिए किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल R&D के लिए। इसके तहत में ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स बनेंगे, भारत और इजराइल के ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स बनेंगे, जिसमें एग्रीकल्चर होगा, वाटर मैनेजमेंट, एनर्जी और हेल्थ केयर, इन सेक्टर्स में वो लोग काम करेंगे। अब इजराइल क्या चाहता है? इजराइल चाहता है कि जो भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं वो इजराइल में भी इन्वेस्ट करें। ओके, तो मेक इन इंडिया के तहत ज्वाइंट वेंचर्स लगे यहाँ पे, और को प्रोडक्शन भी बढ़ाया जाए। इजराइल और भारत के बीच में जो को प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए, खास तौर पर वाटर और एग्री में। और फिर इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है वहां से, ये ध्यान रखिएगा। डिफेंस सेक्टर में वहां का जो प्राइवेट सेक्टर है वो भारत में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। वहां क्या हो रहा है, जो सिक्योरिटी का, डिफेंस का जो सेक्टर है, उसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स हो रही है। सारी की सारी डील जो है वो गवर्नमेंट के जरिए हो रही है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे हो रही है, ना कि प्राइवेट सेक्टर के जरिए। उसमें मूल्य रूप से सरकारी है या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए किया जा रहा है। वहां पे प्राइवेट एफडीआई जो है वो ज्यादातर सिविलियन हाई टेक्नोलॉजी जो है वहां पर है, जो सिविलियन हाईटेक है वहां पर प्राइवेट एफडीआई आ रही है इजराइल से। ओके, नाउ ये है वो तमाम तस्वीर जो मैं आपको इजराइल की दिखा रहा था, लेकिन इसमें फिर मैं आपको कुछ और भी बातें बताऊं। देखिए, जब नेतन्याहू ने हेक्सागोन अलायंस का जिक्र किया था,
तो वो बेसिकली एक किस्म के नई रणनीतिक गठबंधन की बात कर रहे थे, कुछ नाटो जैसी, जैसे कि मैंने थंबनेल में आपको बताया कि कुछ नाटो जैसा बन रहा है। ये कोई पहले से बना हुआ ग्रुप नहीं है, ये अब बनने जा रहा है, जिसका कि कॉन्सेप्चुअली बात जाहिर है हो चुकी है कुछ देशों के बीच में, कॉन्सेप्ट पे बात हो गई है, फॉर्मलाइज होना भी बाकी है। तो बेसिकली नेतन्याहू का विजन था, उन्हीं का ये प्लान है, और ये उन्होंने 22 फरवरी को मोदी जी के आने से ठीक पहले, विजिट से ठीक पहले अपनी कैबिनेट मीटिंग में, जो इजराइल में कैबिनेट मीटिंग में बैठे हुए थे, वहां उन्होंने बताया था। अब आप जरा समझिए कि ये हेक्सागोन का मतलब क्या है। हेक्सागोन अलायंस जो बनने जा रहा है, इसके मायने क्या है? बेसिकली हेक्सागोन क्या होता है? हेक्सागोन एक आकृति है आपकी, जिसमें 6 कोण होते हैं, राइट? 6 एंगल्स का एक बेसिकली एक आकार है, जिसमें जिसकी वजह से उसको हेक्सागोन कहा जाता है। 6 एंगल्स का में आकार है। तो 6 कोणों वाला बेसिकली एक आकार, यूं कहिए आप उसको। 6 साइडेड इसको अगर आप कहेंगे अंग्रेजी में, कैसे आप कहेंगे अंग्रेजी में इसको? 6 साइडेड फिगर, है ना? ऑलराइट, नेतन्याहू ने इसको क्या कहा है? नेतन्याहू ने इसको कहा है हेक्सागोन ऑफ अलायंसेस। हेक्सागोन ऑफ अलायंसेस यानी 6 देशों का एक मजबूत गठबंधन, जो मिडिल ईस्ट के आसपास या मिडिल ईस्ट के अंदर ही रहे, काम करेगा, वही बनेगा। ये क्या है? ये बेसिकली एक एक्सेस ऑफ नेशंस बन रहा है। समझिए इस बात को, एक एक्सेस ऑफ नेशन बन रहा है, यानी कि देशों का अक्ष आप समझ लीजिए हिंदी में उसको। ये जो कि साझा जो चुनौतियां हैं उनकी, स्पेशली सिक्योरिटी की, यानी रियलिटी, चैलेंजेस, गोल्स, इन पर एक ही सोच रखते होंगे। यानी कि वो जो उनका परसेप्शन है, वो रियलिटी को लेकर जो है कि भाई जो कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहा है उसको लेकर, या उसके डिफेंस को लेकर, या उसके जो गोल्स हैं कि क्या करना है उसको लेकर उनकी सोच एक जैसी होगी। मुख्य उद्देश्य क्या है? अब ये खतरनाक है, जरा सुनिए, जरा सुनिए, ये कमाल है, इसको लेकर आज बड़ा तमाशा भी हुआ है, तो मैं आपको तमाशे के बारे में बताता हूँ। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो रेडिकल एक्सेसेस हैं, रेडिकल एक्सेसेस यानी जो उग्रवादी ग्रुप्स हैं, उग्रवादी जो गठबंधन है, उनके खिलाफ खड़ा होना। ये ग्रुप जो होगा, हेक्सागोनिक जो बन रहा है, ये बेसिकली रेडिकल ग्रुप्स के खिलाफ खड़ा होगा। रेडिकल जो एक्सेसेस हैं, उग्रवादी जो बन रहे हैं, यानी रेडिकल शिया एक्सिस फॉर एग्जांपल, उसमें ईरान आता है कि वो ये देखिए, ये जियो पॉलिटिक्स है, तो ईरान उसमें आता है, जिसमें कि रेडिकल शिया एक्सेसेस की बात की जा रही है, यानी कि हाउदीज हुए, हिजबुल्लाह हुए, हमास हुए, ईरान हुए, राइट? ये अगर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो इन ग्रुप्स के खिलाफ ये ग्रुप बनेगा। ओके, आगे चलो, हाउदीज भी आते हैं उसमें। ये सब इजराइल ने बहुत जोर से पिटाई लगाई है इन लोगों की, लेकिन फिर भी ये अभी जिंदा ग्रुप हैं, ये बाकायदा अभी एक्टिव हैं। तो खैर, तो ये कौन सा? ये एक ग्रुप हुआ जिसका नाम क्या है? ये बेसिकली रेडिकल शिया ग्रुप हुआ। अब तक जिसका इजराइल ने कभी जिक्र नहीं किया, वो अब आ रहा है। इंपॉर्टेंट है, सुनिए जरा। आज तक कभी भी इजराइल ने हमेशा ईरान का जिक्र किया है, मगर ये कभी नहीं कहा था कि उसको सुन्नी ग्रुप भी चाहिए। ये पहली बार हो रहा है जब इस सारे एक्सेस के तहत में अब वो सुन्नी ग्रुप्स का नाम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इमर्जिंग रेडिकल जो सुन्नी ग्रुप्स हैं, उनके खिलाफ भी हम लड़ेंगे। अब जरा सुनो इस बात को गौर से। ईरान का जो मामला मैंने आपको बता दिया, सुन्नी ग्रुप में कौन आएगा? सुन्नी ग्रुप में है आईएस, यानी दाएश, यानी अलकायदा। और फिर आप क्या देखेंगे, इस तरह के जो सुन्नी देश हैं वो मदद देते हैं इनको, उनमें इनकी इन्वॉल्वमेंट है। वो कौन से हैं? वो है मित्रों, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ग्रुप्स हैं, सुन्नी ग्रुप्स जो इजराइल के खिलाफ हैं, जैसे टर्की, कतर, और पाकिस्तान। टर्की, कतर, पाकिस्तान, ये वो ग्रुप हैं जो इजराइल को नापसंद करते हैं, इजराइल के खिलाफ होते हैं, इजराइल के खिलाफ ग्रुपों को मदद देते हैं। एंड हेंस इजराइल का कहना है कि ये जो हेक्सागोनल अलायंस बनने जा रहा है, ये शिया और सुन्नी दोनों ही के जो रेडिकल ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ लड़ेगा, उनके खिलाफ अपना मिशन चलाएगा। ओके, कौन कौन से देश में शामिल होंगे? अब जरा ये सुन लीजिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं इसलिए करूँ। और ये जो
आज जो मैं कह रहा हूँ इसमें हम अक्सर बात किया करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि जब अलायंस बनेगी तो इसके रिपरकशन हर जगह आपको नजर आएंगे। इसमें जो पक्के नाम है, जो पक्के नाम इसमें शामिल होंगे इस हेक्सागोनल अलायंस में, वो है इजराइल, भारत, ग्रीस, साइप्रस। ये 4 देश तय हैं। 5वां देश आप मानकर चलिए इसमें जो जुड़ा हुआ है वो है यूएई। अब बचा एक देश, वो इन ऑल प्रोबेबिलिटी जो बनेगा वो होगा इथोपिया। ऐसा मुझे लगता है, अभी तय नहीं हुआ है, मगर ये 5 देश जरूर तय हैं। और ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अच्छा इसमें से कुछ अभी देश और भी हो सकते हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कोई अफ्रीकी देश, जैसे कि मैंने बताया आपको इथोपिया, या कोई अरब देश, ऐसा कुछ जुड़ जाए इसमें। इथोपिया पर चर्चा ऑलरेडी चल रही है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो कुल मिलाकर बेसिकली ये 6 देशों का नेटवर्क है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि 6 का ही होगा। ये भी हो सकता है कि इसमें 6 से ज्यादा लोग गुट भी आ जाए, हो सकता है आगे पीछे सऊदी अरब को दिमाग ठीक हो जाए तो वो भी आ जाए। ओके, सो कुल मिलाकर जैसा मैंने कहा 6 देशों का नेटवर्क है जो कि इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी के लेवल पे बेसिकली कोऑपरेशन करेंगे आपस में। ये है खेल। तो अब आप समझिए कि अभी और क्या क्या आपको देखना बाकी है आने वाले महीनों में और कुछ सालों में। ये जो ग्रुप बनने जा रहा है, अगर ये तमाम की तमाम शिया और सुन्नी रेडिकल ग्रुप्स के अगेंस्ट मिडिल ईस्ट में लड़ने जा रहा है, तो फिर अल्लाह अल्लाह। चलिए, भारत को इस सारे ग्रुप में खास महत्व दिया जा रहा है। नेतन्याहू ने भारत को ग्लोबल पावर कहा है आज। कहा है मोदी जी को कि मेरे पर्सनल दोस्त हैं, और कहा कि भारत और इजराइल का बॉन्ड जो है, भारत और इजराइल का जो बॉन्ड है आपसी, वो इस गठबंधन की रीढ़ बनेगा। भारत की वजह से ये गठबंधन ज्यादा मजबूत बनेगा, ज्यादा ग्लोबल बनेगा, ये भी इजराइल ने आज कहा है। साथ ही भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो मिलिट्री है, और मिडिल ईस्ट में जो भारत का बैलेंसिंग रोल रहा है, न तो वो कभी पूरी तरह इजराइल के साथ हो गया, ना वो कभी फलस्तीन के साथ छोड़ दिया उसने, दोनों की बात की है हमेशा। तो भारत का जो बैलेंसिंग रोल रहा है उसकी वजह से ये जो ग्रुप है इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, भारत की अपनी महत्व इसमें बढ़ेगा। अब जरा सोचिए, अब आती है असली बात, वो ये मैंने आपको क्या बात बताई, दो मैंने आपको हेक्सागोनल अलायंस के बारे में बताया, मैंने आपको बताया आईमैक के बारे में। अब जरा सोचिए, ये जो हेक्सागोनल अलायंस है ये भला आईमैक से कैसे जुड़ती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आईमैक जो है, आईमैक को इसी विजन का हिस्सा मानकर चला जा रहा है। ये जो हेक्सागोनल अलायंस है, हेक्सागोनल अलायंस में दोस्तों जो शामिल दोस्त हैं वो आईमैक जैसे जो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं उनका वो समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ताकि जो ट्रेड है, एनर्जी है, कनेक्टिविटी है, वो बढ़ती रहे, चलती रहे, रुके नहीं। और इससे क्या होगा, चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये उसका काउंटर पार्ट बनेगा। अगर आपके पास एक ट्रेड रूट मौजूद है जो कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है, दैट मीन्स ये कि किसी भी हालत में वो किसी भी एक चीज खराब हो रही तो दूसरी, मैंने बताया ना आपको कि हमने ऑल्टरनेटिव रूट उसमें बताए गए हैं। तो उन ऑल्टरनेटिव रूट्स का फायदा ये होगा कि किसी भी एक रूट के बंद होने से रास्ता नहीं रुकेगा। जो ट्रेड का जो मार्ग है, एक नहीं होगा तो अल्टरनेटिव मार्ग बने हुए दूसरे से निकल जाएगा आदमी। सो दिस इज हाउ इट इज। ऑल वन हैज टू डू इज कि ये देखना होगा कि भाई ओके वहां झगड़ा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहां से निकल चलो, रास्ते सब मौजूद हैं और एक रास्ता दूसरे को बाईपास करने के लिए हमेशा तैयार है। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट विच इज कमिंग अप इन आईमैक। और उससे क्या होगा कि जैसा मैंने कहा, चाइना का एक तरह से ये काउंटर पार्ट बनता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। लेकिन ये याद रहे, हेक्सागोनल जो सिक्योरिटी अलायंस ये बन रहा है, इसका जो प्राइमरी जॉब इसका जो है वो सिक्योरिटी ओरिएंटेड है, सिक्योरिटी पर फोकस इसका ज्यादा है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि जो शिया मुस्लिम ग्रुप्स हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, जो सुन्नी मुस्लिम रेडिकल ग्रुप्स हैं, उनके ऊपर ये ज्यादा अंकुश लगा के रखेगा। अल्टीमेटली सिक्योरिटी का खतरा भी कौन पैदा करेगा, ये इन भाइयों नहीं करना है कि नहीं भाई। आपके ट्रेड रूट के लिए जो सिक्योरिटी का खतरा पैदा होना है मिडिल ईस्ट में, वो कौन से ग्रुप है, यही ग्रुप है, कोई इधर वाला कोई उधर वाला। तो आपको इनको संभाल कर रखना होगा। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी वर्किंग। ऑलराइट, सो मूलतः बेसिकली ये सिक्योरिटी फोकस ग्रुप है, ना कि ये कोई इकोनॉमी फोकस ग्रुप है। मगर चूंकि सिक्योरिटी बिना पैसे के नहीं आती है, तो भाई अजय तिवारी जी, अपने अजीत, ये कौन है, अंकित शाह, मैं ना उनको जानता हूँ ना उनको देखता हूँ, ना मेरा उनसे कोई लेना देना है, पर चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं।
ओके, मगर अब ये जब अलायंस बना है मित्रों, तो तो इसमें खासियत आई क्या? मामला पहली बार सुन्नी ग्रुप्स का आया है। नमस्ते कृतिका बेटा, कैसे हो? तो ये जो जो सुन्नी ग्रुप्स की बात आई है, तो सबसे पहले आग किसको लगेगी? कौन है जो इस तरह ग्रुप्स को सपोर्ट करता है? कौन है जो इस तरह ग्रुप्स को पनाह देता है? अपने यहाँ पर अलकायदा को कौन पनाह देता है? अपने यहाँ पे अलकायदा के चीफ को कौन रखता है? काकुल के पास में अलकायदा के चीफ को किसने रखा था? पाकिस्तान ने ना जी। तो पाकिस्तान ने हल्ला कर दिया। आज उनकी सेनेट ने इसके ऊपर बाकायदा एक रेजोल्यूशन पास किया है। जरा सोचिए, अभी ये हेक्सागोनल अलायंस बना नहीं है, ये हेक्सागोनल अलायंस अभी बना नहीं है, मगर इसके ऊपर रिएक्शन आ चुका है सुन्नी देश पाकिस्तान का, और उन्होंने अपनी सेनेट में आज बाकायदा इसके ऊपर एक रेजोल्यूशन पास किया है। और क्या कहा है? ये एक एंटी मुस्लिम उम्मा ब्लॉक है, एंटी मुस्लिम उम्मा ब्लॉक है। तो इन 6 देशों को, बाय द वे, ये भूल गए इस बीच में कि उसमें कहीं यूएई भी बैठा हुआ है। तो वो क्या है भाई, जरा सोचो। सो आइए, पाकिस्तान ने इसको कहा है एंटी मुस्लिम उम्मा ब्लॉक। और उनकी जो संसद है, यानी सेनेट जो है उनकी, सेनेट ने रेजोल्यूशन पास किया है और कहा है कि ये रीजनल पीस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब मुझे नहीं पता कौन से रीजन के लिए खतरा है। मतलब साउथ एशिया वाला रीजन जो है इसके लिए खतरा है, मिडिल ईस्ट का जो रीजन है उसके लिए खतरा है, ये नहीं बताया पाकिस्तान की सेनेट ने। रीजनल पीस के लिए खतरा है। ओके, फिर इसको दरअसल कुछ एनालिस्ट, अभी ऐसे ऐसे भी कलाकार हैं पाकिस्तान में जो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये तो अभी कल्पना है, फैंटेसी है, शुरुआती आइडिया है, देखेंगे क्या बनता है क्या नहीं। इतने सारे मुल्क जो है वो एक साथ कहाँ आते हैं? इतने सारे मुल्क कोई एक साथ लेकर आना जल्दीबाजी थोड़ी है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, मैं क्यों कहता हूं कि दरअसल ये बहुत जल्दी बन जाएगा ग्रुप और ये बहुत जल्दी कामयाबी से आगे बढ़ जाएगा। पूछिए क्यों? कौन सी कंट्रीज में शामिल है? इंडिया, इजराइल, वो एक पेट में हमेशा ही होते हैं, ठीक। बाकी कंट्रीज कौन है? ग्रीस, और बताइए दूसरा कौन? साइप्रस, ठीक। दोनों का कंबाइंड दुश्मन कौन? टर्की। टर्की कौन? सुन्नी। अब समझ रहे? ये खेल खिलाड़ी का भाई 6 में से 4 देश आपको तुरंत तय हो गए ना, 6 में से 4 तो तय हो गए। एक जो मैंने आपको नहीं बताया वो कौन सा है? यूएई। 5 हो गए। 6 छठा था तो ढूंढते हो, आ जाएगा। इथोपिया आ जाएगा, कोई भोसला सऊदी आ जाएगा, कौन जाने। भाई ट्रेड तो सऊदी को भी चाहिए। तो अगर एक ट्रैक को यूज करते हुए सऊदी भी अपना ट्रेड करता है तो भाई कौन सा सऊदी को बुरा लगेगा? तो ये सिर्फ समय का सवाल है कि कब उनको होश आएगा सऊदियों को, और वो इसी रास्ते पे आगे चलेंगे सबके साथ में। एज ऑफ नाउ उनको यूएई जो है वो नजर आ रहा है जैसे पता नहीं ये कोई जैसे वो अछूत हो गया हो, पर ऐसा नहीं होता भाई। व्यापार में कोई छूत नहीं होता, व्यापार में सिर्फ व्यापारी होते हैं, बस एक ही जात होती है वहां पे, वो होती है व्यापारी, और कोई नहीं होता। ओके मित्रों, तो ये जो फैंटेसी जो लोग कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। और स्पेशली वो जो सऊदी अरब यूएई की जो टेंशन है ईरान को लेकर, उसकी वजह से बातें की जा रही हैं। लेकिन जो मोदी जी की विजिट है इस पर अभी और चर्चा हुई है, और दोनों ही नेता इसको एक शेयर्ड स्ट्रेटेजिक विजन के रूप में लेकर चल रहे हैं। संक्षेप में मैं बताऊं आपको, जो हेक्सागन अलायंस है उसमें जो इजराइल की एंटी रेडिकल यानी कि ईरान और फिर जो रेडिकल सुन्नी ग्रुप जो है उनके खिलाफ सिक्योरिटी और इकोनॉमिक नेटवर्क, इसको बनाने का प्लान बन रहा है। इसमें भारत को सेंट्रल रोल दिया जा रहा है, ये भी समझ लीजिए, भारत का वहां पर सेंट्रल रोल होगा। और ये सब बेसिकली यूं मान लीजिए, ये एक्चुअली समझने के लिए अच्छा आइडिया है। जो हेक्सागन अलायंस है, आप ये मान लीजिए कि ये एक किस्म से एक्सटेंशन है अब्राहम अकॉर्ड का। ये अब्राहम अकॉर्ड का एक्सटेंशन है, यानी कि अगर बाय नेम सऊदी अरब को दिक्कत ये हो कि मुझे अब्राहम अकॉर्ड में नहीं शामिल होना है, तो वो हेक्सागन अलायंस में शामिल होता है। ही इज इन द सेम ग्रुप, ही इज इन द ग्रुप ऑफ सेम पीपल जो बेसिकली अब्राहम ग्रुप में अब्राहम अकॉर्ड को सपोर्ट करते हैं। तो दिस इज हाउ इट इज। ये है वो चीज जो चल रही है। अब मित्रों, ये इन बातों को बेसिकली यूं मान लीजिए कि जो पुराना वर्जन हुआ करता था उसका, क्या नाम है इसका, अब्राहम अकॉर्ड का, ये उस इसलिए इसको आप वही से देखिए कि ये उसी का एक्सटेंशन है एक किस्म का।
ओके, थोड़ा सा अगर मैंने आपको देश बता दिए, उनकी अब भारत की खास भूमिका क्या है। नेतन्याहू ने बताया आपको, ग्लोबल पावर बताया है, पर्सनल फ्रेंड बताया है भारत को, और भारत को रीढ़ की हड्डी बताया है इस अलायंस की, है ना। गाजा युद्ध हुआ क्या है, ये बेसिकली क्यों किया गया है, ये अलायंस क्यों बनाया जा रहा है। जो गाजा वाली लड़ाई जो हुई है और जो ईरान के साथ टेंशन चल रही है, इसके बीच में इजराइल को बेसिकली एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन महसूस हो रहा है। उसको लग रहा है, आपको याद होगा ना पिछले दिनों में ये हमारे जब मोदी जी भी जा रहे थे इजराइल, तो चीमा सी क्या बोल रहे थे, चीमा जी यही बोल रहे थे ना कि कौन जाता है इजराइल, तो कोई जाता ही नहीं है, इजराइल तो जाने वाला बचा ही नहीं है, तो इसलिए मोदी जी को बुला रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं और दोनों लोग बड़े खुश हैं। लेकिन बेसिकली इजराइल तो आइसोलेट किया जा चुका है, ये उन लोगों का मानना है। फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वहां तो अमेरिकन के अलावा कोई नहीं जाता है। अब भाई मेरे, एक दुनिया का पावरफुल मुल्क जाए, एक दुनिया की डेवलप्ड इकोनॉमी जाए, तो उनकी नानी ये सोच के भी मर रही है कि भाई इससे तो इजराइल को मेन स्ट्रीम करने में बड़ा फायदा होगा। इस तरह की बातें पाकिस्तान में की जा रही हैं। बेसिकली इस अलायंस को यूं कह लीजिए कि ये 6 जो मिलकर मिडिल ईस्ट के जो अलायंसेस, मिडिल ईस्ट के आसपास का जो इलाका है वहां पे ये काम करेंगे। और मेन टारगेट इनका क्या होगा, इनका मेन टारगेट होगा ईरान का रेडिकल शिया एक्सिस जो है उसको, और जो उभरता हुआ इस समय जो सुन्नी एक्सिस बनता जा रहा है, चाहे वो दाइश का हो, आईएसएस का हो, और जो तमाम ग्रुप यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके खिलाफ लड़ाई। कोर कंट्रीज आपको बता चुका हूं मैं, इजराइल, भारत, ग्रीस और साइप्रस, 4 ये प्लस यूएई प्लस अफ्रीकन कंट्रीज कुछ लग जाएंगे। और ये कूटनीतिक और सुरक्षा जो सहयोग है उस पर फोकस करेगा, प्लस आईमैक्स जैसे प्रोजेक्ट को भी बूस्ट करेगा। मोदी जी के इस विजिट में इस पर लंबी चौड़ी चर्चा हो गई है। अब अगर मैं आपको इस पर थोड़ी बहुत और डिटेल देना चाहूं, देखिए एक और मुद्दा चल रहा है जिसमें आप मानिए कि कतर का आ रहा है जिक्र। कतर का जिक्र क्यों आ रहा है? कतर आप जानते हैं हमस को पहले फंड भी करता रहा है, हमस का वहां पे हेडक्वार्टर भी रहा है। और आपको ये भी याद होगा कि जब अभी इजरायली होस्टेजेस को लेकर बात चल रही थी तो इजराइल ने बम कर दिया था एक मीटिंग के दौरान। उसको लेकर कतर ने हल्ला भी मचाया था बड़ा। कतर ने पिछले दिनों बहुत उठने की भी कोशिश की है। वो उसको लग रहा था कि जैसे हमारे पास पैसा है तो हम यहाँ बड़ा अलायंसेस बनाएंगे और यहाँ पे हम सारी दुनिया की समस्याएं हम ही सॉल्व करेंगे। मगर मित्रों, इस बीच में कुछ और भी हुआ। क्या हुआ आप जानते हैं? अल जजीरा जो है वो फंड करता है, उसको फंडिंग मिलती है कतर से। ठीक, गौर से सुनिएगा। एक बात हुई। दूसरा, इस बीच में क्या हो रहा है कि, और वो अपने हुक्म लेता है कहां से? वो जाहिर है अमेरिका से सपोर्ट लेता है अपनी। दूसरी बात क्या हुई, पिछले दिनों यूएई का पंगा पड़ा है। यूएई ने, आपको याद होगा पाकिस्तान के जो आए थे प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने एमबीजी है ना, उन्होंने जो क्या किया था, उन्होंने आकर मोहम्मद बिन जायद पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया था कि भैया 2 बिलियन वापस करो तुरंत। अब इन्होंने हाथ पैर जोड़े कि भैया मालिक माफ करो, कुछ तो वक्त दे दो। तो इन्होंने महीने भर का टाइम दिया और कहा कि बेटा इस महीने 1 महीने का तुम 6.5% का इंटरेस्ट दोगे। तो 6.5% का इंटरेस्ट लगाया हुआ है, अगले महीने को पैसे देने। इस बीच में क्या हुआ, ये जो अभी अफगानिस्तान से हमले हुए पाकिस्तान के अंदर, इसकी जो अल जजीरा में रिपोर्टिंग हुई, अल जजीरा फिर वही कतर है ना, कतर से फंडेड अल जजीरा में जो रिपोर्टिंग हुई, वहां पर चाहे वो बीएलए के लोग हों, चाहे वो ये टीटीपी के लोग हों या केपी, जो भी जहां भी अटैक हो रहे हैं, इन सबको उन्होंने लिखा फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स, कोई टेररिस्ट नहीं। टेररिस्ट का नाम ही नहीं इस्तेमाल किया उन्होंने। पाकिस्तानियों को आग लग गई, ये बड़े हल्ले मचाए इन्होंने कि ओहो कतर तो इसके ऊपर तो हमको पहले ही शक था। अच्छा, मजे की बात क्या है, जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की नेगोशिएशंस करवाई जा रही थी तो पहले कतर में हुई थी, फिर बाद में वही नेगोशिएशन उठकर टर्की गई थी। और आपको याद हो वहां पर ये तमाम नेगोशिएशंस फेल हो गई थी, कोई फायदा नहीं मिला था इनको। नतीजा क्या हुआ, इनको पाकिस्तानियों ने एक्यूज किया कतर को बड़ा सीधे सीधे कि आप लोग अफगानिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग अफगानियों के पक्ष में बोल रहे हैं, आप लोग हमारे खिलाफ अफगानियों को सपोर्ट कर रहे हैं। सो मच सो कि पिछले दिनों उन्होंने बीएलए की फंडिंग का भी उनके ऊपर आरोप लगाया कि बीएलए को कतर फंड कर रहा है। ये कलेश पड़ गया। अच्छा, अब मजे की बात क्या हुई, इस पर जब प्रेशर आता है यूएई का तो नानी मेरी, तो अभी अभी अंकल गए हुए थे शहबाज शरीफ, कहां? ऑस्ट्रिया के दौरे पर।
आपको याद होगा टिन्नू सा व्लॉग किया था चीमा ने, जिसमें कहता हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां गए हैं, हमको जाते रहना चाहिए, वैसे हमारा ट्रेड बहुत नहीं है ऑस्ट्रेलिया के साथ में, ट्रेड बड़ा कुछ बनाते हो तुम्हारा ट्रेड होगा। खैर ये ऑस्ट्रिया से फिर कहाँ गए, बोर्ड ऑफ पीस में, वहां जो लात पड़ी वो आपने देख ही ली है, उसमें क्या कहना। फिर बोर्ड ऑफ पीस से वापस आए तो आते ही ये भागे कतर। तो लोग हैरान कि कतर क्यों पहुंच गए, इस समय वो कतर में है राइट नाउ एज आई स्पीक टू टुडे। वहां से आज शायद या कल आए वापस, वहां पे वो भी गया हुआ है अपना फील्ड मार्शल। तो फील्ड मार्शल इशाक डार, शहबाज शरीफ, सब लाइन लगा के वहां बैठे हुए हैं कतर में। अच्छा आपको क्या लगता है कि वहां क्या हो रहा होगा? अच्छा, और जाने से पहले पाकिस्तान में एक पूरा कैंपेन चलाया गया कि हम जो ये अल जजीरा है चैनल, इसको हम बंद कर दें, पाकिस्तान में बैन कर दें। तो अब माना जा रहा है कि वहां जा रहे हैं तो अब शायद वो बैन नहीं करेंगे। क्यों? उम्मीद पे दुनिया कायम है, लगे हुए हैं कि भाई सब हमको यूएई वालों को पैसे देने हैं, अपनी जेब से देंगे तो आईएमएफ लोन बंद कर देगा, क्योंकि हमारे जो टोटल बजट है जितना हमारे अकाउंट में होना चाहिए वो नहीं बचेगा। तो भाई अब ये रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं कि हमको यूएई का पैसा वहां से अगर हमें देना है तो उसकी जगह यूएई की जगह कोई और आ जाए जो 2 बिलियन में आ रहे थे। तो कोशिश ये क्या कर रहे हैं कि कतर ऐसा करे। कतर ने अभी तक कोई हाँ नहीं की है, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं। टिल नाउ देयर इज नो कंफर्मेशन, कतर हैज नॉट डन एनीथिंग अबाउट इट टिल नाउ। तो ये गेम चल रहा है इस समय, इस सारे के सारे खेल में जो 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 इस समय इस रीजन में चल रहा है। जैसा मैंने कहा इनिशिएटर इस सारे के सारे जो 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 4 कंट्रीज जो पहले से तय है हेक्सागोनल में, मैंने आपको बता दिए थे, इंडिया, इजराइल, ग्रीस और साइप्रस, ये सारे है हमारे बीच में। 5वां सदस्य जो इथोपिया है, मोर और लेस वो कंफर्म्ड है कि वो आ रहा है ना। मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमारा बन चुका है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पे इनसे बात हो चुकी है। और आईमैक के अलावा ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला जो रूट है, उसमें यूएई से जो बरबेरा वाला पोर्ट है, सोमालीलैंड होते हुए और फिर वो इथोपिया और फिर यूरोप के लिए क्रिटिकल है। तो हमारे लिए इथोपिया इसलिए क्रिटिकल है, इस पूरे नॉर्ड में इथोपिया आ जाता है। नेतन्याहू साहब जो है उन्होंने अफ्रीकन नेशंस का जिक्र किया है, उन्होंने कहा है कि अफ्रीकन नेशंस को हम इसमें लेकर आएंगे। और अल जजीरा जैसी जो रिपोर्ट आई है उसमें इथोपिया को अल जजीरा ने कहा है, बाय द वे अब जरा गौर सुनिएगा, अल जजीरा कौन? वही जिसको कतर फंड करता है। वो क्या कह रहा है? वो रिपोर्ट कर रहा है कि इथोपिया जो है वो सबसे मजबूत कैंडिडेट है इस समय पर इस ग्रुप में शामिल होने में। जो इसके अलावा अभी अभी इजराइल इथोपिया की विजिट भी की है इजराइल के जो प्रेसिडेंट है, क्या नाम उनका, हेर्त्सोग, तो आइजाक हेर्त्सोग, उनकी विजिट हुई थी 25 फरवरी को, है ना, 25 फरवरी, हाँ 25 फरवरी को हुई है, अभी भी हुई है। और ये ठीक नेतन्याहू के प्रपोजल के इमीडिएट तुरंत बाद, जैसे ही ये प्रपोजल आया है उसके तुरंत बाद वो गए वहां पे। इथोपिया के जो एडवर्सरीज हैं, अब जरा देखिए, इथोपिया के जो एडवर्सरीज हैं जैसे इजिप्ट हुआ, सूडान, या इनके बीच में जो नील वाटर को लेकर डिस्प्यूट चला हुआ है, नील नदी के पानी का लेकर डिस्प्यूट है, ये सब के सब मैच करते हैं यहाँ पर। और इनमें जो रेडिकल एक्सेस की हम बात कर रहे हैं वो सारा सुन्नी रेडिकल ग्रुप यहाँ मौजूद है। तो इथोपिया ज्वाइन करने के लिए तैयार भी है और वो एक लॉजिकली इसमें फिट भी होता है। क्यों? क्योंकि वो इनकी समस्याओं से जूझ रहा है। ये जो रेडिकल सुन्नी मुस्लिम जो है ये उनका खून पीने के लिए वहां तैयार है ना। तो ये किस्सा है। आप जानते हैं यूएई और इजराइल के बीच में अब्राहम अकॉर्ड पहले से वो साइन कर चुके हैं, फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस उनके बीच में मौजूद हैं और नॉर्मलाइजेशन हो चुका है रिलेशंस का, दोनों के यहाँ एक दूसरे की एम्बेसीज मौजूद हैं, है ना। तो आईमैक में यूएई जो है वो बेसिकली मेजर नॉड है, जो सबसे मजबूत नॉड है हमारे आईमैक के प्रोजेक्ट में वो खुद यूएई है। और यूएई के पास में क्या है? जबल अली पोर्ट। तो जबल अली पोर्ट जो है वो सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट हमारे लिए वहां बन जाता है। नाउ यूएई को जो एडवर्सरीज है यूएई के जो उसमें ईरान भी शामिल है, शियाइट जो एक्सेस है उसका, टर्की है, कतर है, ये सब यूएई के खिलाफ है ना। ये सब सुन्नी रेडिकल ग्रुप में आते हैं, है ना। तो कुछ रिपोर्ट्स में माना जा रहा है कि यूएई को सिक्योरिटी चाहिए। अब जरा देखिए अभी क्या हुआ है, F-16 भेज दिए उसने, क्या नाम है, सऊदी ने, और क्या किया, हड़का दिया लिटरली इसको वहां से यूएई को कि भाई सब ब्रदरली मुल्क सब ठीक है, 24 घंटे के अंदर यहाँ से निकल जाओ बाहर,
वरना हम हमला कर देंगे। ये बेचारे वहां से दुम दबा के चुपचाप भागे। तो बेसिकली, और आपको याद होगा उसके बाद ही, तुरंत उसके बाद में जो एमबीजी थे, एमबीजी भारत आए थे और यहाँ भी उन्होंने सिक्योरिटी और डिफेंस को लेकर लंबी चौड़ी बातचीत की थी। उन 3 घंटों में आपको याद है मोदी जी गए थे एयरपोर्ट पे, तो वो वाली विजिट याद कीजिए। फिर अब ये अलायंस का बनना, तो बेसिकली आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि एक कंट्री हमारे बीच में है जो जिसके पास एनर्जी है, जो गैस है, पेट्रोल है, सब कुछ है, मगर सिक्योरिटी की कमी है, पॉपुलेशन कम है, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो फॉरेन से है। तो भाई यहाँ इस कंट्री को जो सिक्योरिटी की जरूरत है वो इस अलायंस में मिलेगी। उसने अपनी जो सिक्योरिटी की जरूरत है वो इस अलायंस में पूरी कर ली। वो एक बिजनेस मॉडल का हिस्सा बन रहा है, वो एक ट्रेड रूट का हिस्सा बन रहा है, एंड एज दे से आपका रास्ता फिर खोला हुआ है। और दुनिया के जो सबसे मजबूत देश हैं, इजराइल, इजराइल की पीछे बैकिंग किसकी? अमेरिका। इधर से उड़ती हुई इकोनॉमी जो है वो भारत, बाजार एक बहुत बड़ा भारत, यूएई के संबंध हमारे पास पहले ही बहुत अच्छे हैं। आप देखिए कि ये जो गुट बन रहा है ये सिक्योरिटी वाइज, स्ट्रेटेजी वाइज कितना मेजर रोल प्ले कर सकता है। अगर मान लीजिए कि जो टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है इजराइल यहाँ पर, और ये तमाम चीजें यहाँ पर जो हमारे यहाँ बनने लग जाती हैं, मेक इन इंडिया में बनने लग जाती है, और वक्त अगर जरूरत आती है तो वो असला जो है वो इस ग्रुप को पकड़ाया जाता है। जब ये रेडिकल ग्रुप्स कोई मुंह उठा रहे हो, आप जरा सोचिए कि सिक्योरिटी की कितनी बड़ी गारंटी बन सकता है ये ग्रुप उस केस में। तो सोचने की बातें हैं। एनीवे, जैसा मैंने कहा कि शायद सऊदी अरब अभी हेजिटेट करे क्योंकि यूएई के साथ में उसका टकराव चल रहा है, लेकिन यूएई अकेला भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है क्योंकि यूएई का जो फोकस है वो प्रैग्मेटिक है, बिजनेस ओरिएंटेड है। वो इकोनॉमी और सिक्योरिटी को साथ लेकर चल रहा है, आइडियोलॉजी को लेकर नहीं चल रहा है। उसको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ओके, कुछ रिपोर्ट्स जो है दोस्तों, जैसे यूरेशिया रिव्यू में ये बड़ा साफ कहा गया है कि यूएई को मोर और लेस इस ग्रुप में शामिल माना जा रहा है। इट इज बीइंग कंसीडर्ड एज इन, ये है हालत। ओके, जो आप ये देखिए कि बेसिकली चाहे कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे थे कि भाई ये अभी बड़ा फ्रजाइल आइडिया है, शुरुआती आइडिया है, अभी क्या होगा, मगर ये मोर और लेस ग्रुप जो है वो कंप्लीट है। मोर और लेस ये ग्रुप ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि जो 6 देश इसमें जुड़ रहे हैं टू स्टार्ट विद वो ऑलरेडी इंटरकनेक्टेड है। यानी आप ये देखिए इकोनॉमिक फैक्ट, अगर इकोनॉमी के लिहाज से आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आईमैक जो है, और आईमैक में भारत, यूएई, इथोपिया, इजराइल, ग्रीस, साइप्रस, ये पूरा रूट के जो अल्टरनेटिव है वो यहाँ आपको तैयार नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ सिक्योरिटी आप लीजिए, वहां पर आप देखेंगे कि काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग, डिफेंस टेक्नोलॉजी, जहां पे भारत और इजराइल की डील चल रही है लगातार, और यूएई और इजराइल वो नॉर्मलाइजेशन कर चुके हैं अपने रिश्तों का। इसके अलावा यूएई और भारत डिफेंस पैक्ट ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ये जो 6 देश हैं ये ऑलरेडी एक दूसरे से इकोनॉमिकली एंड सिक्योरिटी वाइज इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं। नाउ डिप्लोमेसी में आप देखिएगा अगर कि जो शेयर्ड हमारे जो इंटरेस्ट हैं अगेंस्ट ईरान प्रॉक्सीज, चाहे वो हुतीज हो चाहे जो भी, और जो इमर्जिंग सुन्नी रेडिकल ग्रुप्स हैं, इमर्जिंग सुन्नी रेडिकल ग्रुप्स कौन से हैं? टर्की और कतर के इन्फ्लुएंस में जो ग्रुप प्रमोट हो रहे हैं, जिनको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये कोई फॉर्मल, आप ये देखिए, ये कोई फॉर्मल औपचारिक रूप से बनने वाला नेटो स्टाइल का कोई ग्रुप नहीं है। नेतन्याहू ने इसको अभी सिर्फ क्या कहा है? सिस्टम ऑफ अलायंसेस। सिस्टम ऑफ अलायंसेस यानी बेसिकली एक फ्लेक्सिबल नेटवर्क है। आप इसको यूं लगे, आप यूं कह लीजिए इसको मिनी लेटरल है। जैसे I2 U2 जैसा ग्रुप जो है वो उस तरह का, ये क्वाड को आप मान लीजिए, तो उस तरह का ये ग्रुप है जो बन रहा है। ऐसे में जो रिफ्ट वाली प्रॉब्लम होती है वो कम होती है क्योंकि एक दूसरे के लिए अकोमोडेशन का जो स्पेस होता है वो अच्छा खासा होता है। तो आप ये देखिएगा जो मोदी जी की जो विजिट है, इसके बाद में जो साथ ही साथ हेर्त्सोग जो प्रेसिडेंट है इजराइल के, उनकी जो इथोपिया की विजिट हो रही है 25 तारीख से, ये और ऑनगोइंग टॉक्स आईमैक को लेकर हमारी ऑलरेडी चल रही हैं। तो बेसिकली बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर एक साथ एक ही बारे में बातचीत चल रही है। तो मोमेंटम जो है वो बहुत तेज है, और ये सिर्फ विजन नहीं है बल्कि इस समय ये सारे का सारा प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन फेज में है, जो कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं। खैर, तो ये वो मुद्दा है
जो मुझे आपके साथ आज यहाँ इसमें बांटना था। और कुछ चीजें मुझे लगता है इसमें शायद मैं समझ नहीं पाऊंगा कि और इसमें आपको क्या बताऊं। खैर एक और चीज ले लीजिए। नहीं, मेरे ख्याल से इसको धीरे से या क्या खत्म किया जाए। मेरे ख्याल से खत्म करते हैं इसको, ज्यादा और लंबा खींचने को बड़ा तुक न बने शायद। हाँ, इसको धीरे से हम खत्म करते हैं। मैं आपको कमेंट से लेता हूँ, देखता हूँ आप लोग क्या कह रहे हैं, और फिर हम अपनी बात को इसको आगे लेकर चलेंगे। ऑलराइट, ओके, चलिए दोस्तों, मैं लेता हूँ आपके कमेंट्स। हमारे सागर भाई ने मेरे आने से पहले ही कई सारी चीजों पे कमेंट मारा था, ये लीजिए। सागर भाई कह रहे हैं कि आईडब्ल्यूटी के निबंधन के कारण फसलें खराब हो रही हैं, खेती और पानी की समस्या पाकिस्तान में बढ़ने जा रही है, और आने वाले समय में पाकिस्तान के पास भारत के साथ बैठकर बात करने के अलावा अच्छा, आगे नहीं आ रहा कुछ आपका नजर, मगर मैं मेरे ख्याल से अंदाजा लगा सकता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। हाँ, बनने से अब तक पाकिस्तान ने अपने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं किया है, सिर्फ रनिंग रिवर्स पर निर्भर रहा है। आईडब्ल्यूटी वाला मुद्दा मित्र, मैं आपको एक बात बताऊं, अन्यथा न लीजिएगा मेरी बात को। आप बात ठीक करें सागर, मगर ये बात सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान आपके साथ बैठकर सिक्योरिटी पे या इसके बाद या पानी को लेकर बात करेगा। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान इस समय पर ड्रिल्स कर रहा है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। पाकिस्तान इस समय पर, पाकिस्तान की टीम जो है वो ड्रिल कर रही है कि कैसे भारत के इन डैम्स को चोट पहुंचाई जाए। तो इसीलिए आप पाएंगे पिछले दिनों चाइना ने जो इनको वार्न किया था वो यही किया था कि कहीं ये गलती मत कर देना, कि किसी भी किस्म की इस तरह की दिक्कत करोगे तो फिर वो जो उसको जो क्राइम माना जाएगा वो बहुत बड़ा क्राइम होगा, वो स्टार्ट ऑफ वॉर होगा, और वो वॉर बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। दूसरी बात यह है कि पानी जो है वो आप कोई बांध तोड़ सकते हैं, आप कोई डैम तोड़ सकते हैं। जानते हैं मित्रों, मैं आपको बताऊं, हमने कुछ चीजें बड़ी बर्बाद कर रखी है। मैंने पिछले दिनों को बताया भी था, वो जो मॉडल है, जो डैम्स का मॉडल है, उसमें नीचे का जो लेवल है ना, वहां पे गेट लगे होते हैं ना, डिसल्टिंग के लिए गेट लगे होते हैं। क्या होता है कि उन गेट्स को खोल दिया जाता था, नीचे रेत जमा जो हो रहा होता था, रेत नीचे से बह जाता था पानी के फ्लो के साथ में, राइट। 1978 में कांग्रेस सरकार ने, अच्छा उसमें क्या होता था, जो रेत में नीचे से बहता था, रेता उल्टी जो बहता था, वो आगे जाके पाकिस्तान के यहाँ जो जाता था, पाकिस्तान के वो गेट बंद कर देता था नीचे से सेल ढक के। तो नतीजा क्या हुआ, पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट करने के लिए कि उनके गेट ना बंद हो जाए, हमारे यहाँ की कांग्रेस सरकार ने 78 में इंडस वाटर ट्रीटी में एक कॉरिजेंडम जोड़ा, विस्तार में एक एग्रीमेंट और जोड़ा उसमें। और क्या जोड़ा कि ये जो नीचे वाले गेट से, जिनसे जो सिल्ट का पानी है वो निकल जाए, सिल्ट का जो रेत था वो निकल जाया करता था, उनको बंद कर दिया कि भाई साहब ये खोला ही नहीं जाएगा। अब जब नीचे से आप नहीं खोलेंगे तो वहां रेत भरने लगेगा, रेत बढ़ेगा तो रेत का लेवल ऊपर आएगा, रेत का ऊपर आएगा तो मतलब जिस समय पर हमने ये ट्रीटी कैंसिल की है उस समय 70-80% तक तो हमारे डैम्स में खाली रेता था। वो जो रेता हमने बाहर निकाला है, डिसल्टिंग की है, जिसमें टाइम लगा है, इसमें बहुत टाइम लगा है। आप ये देखिए उससे क्या हो रहा है, अब हमारे पास जो अमाउंट ऑफ वाटर भरने का है वो हमारे पास बहुत सारा हो रहा है। अब सवाल ये है कि अगर ये जो सागर भाई बात कह रहे हैं, जो कि सही कह रहे हैं, पानी का अमाउंट हम इतना रोक पाएंगे कि मान लीजिए महीने भर के लिए हमने फसलें लेट कर दी, तो हो गया ना काम। भरी गर्मी में महीने भर किसी को फसल न मिले, अप्रैल से खरीफ की फसल आ रही है, अप्रैल में खरीफ की फसल शुरू हो जाएगी, आप जरा सोचिएगा उसको पानी ही न मिले महीने भर के लिए, तो पूरा क्रॉप का साइकिल ही बैठ गया, है कि नहीं। तो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सागर, कि पानी का क्राइसिस आएगा, फूड की क्राइसिस आएगी, क्रॉप खराब होगी, सब सही। बट मेरे भाई एक बात और बता दूं आपको, ये मानकर चलिए कि ये जो आतंकवादी देश है तुम्हारे बगल का, ये कोई ना कोई आतंकवादी हरकत भी करेगा। मुझे न जाने क्यों इस बात पर पूरा यकीन है सागर भाई, दैट इज द प्रॉब्लम। मुझे सीरियसली लगता है कि हमको दरअसल इस बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। बाकी उनकी क्या दिक्कत होगी वो जाने, उनका काम जाने, हमको सोचना ही चाहिए कि ये क्या करेंगे। और मुझे न जाने क्यों ये अंदेशा है कि ये कोई ना कोई टेररिज्म का वाकया करेंगे। इनकी अकल इतनी चलती है भाई, इससे ज्यादा नहीं चलती। मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों। अभी कोई
2015-16 के, ये कुछ 5-7 साल पहले की बात है, जब मोदी जी ने राइस के एक्सपोर्ट पे, बासमती राइस जो हमारा है उसको एक्सपोर्ट करने में बैन लगा दिया था। उससे तकलीफ हुई सऊदी अरब को बहुत। सऊदी अरब उसका मेन बायर हुआ करता था बहुत बड़ा। तो सऊदी अरब को जो तकलीफ हुई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तानियों को अप्रोच किया कि भाई अपना बासमती हमें दो। उनको ये नहीं मामला क्या किया जाए, तो आप वाली समस्या जो आप कह रहे हैं वो समस्या वहां भी आई। उन्होंने क्या किया, ये जो आसिम मुनीर ने आने के बाद में आपको बताया क्या बनाया था, फैसिलिटेशन काउंसिल, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, एसआईएफसी है ना, एसआईएफसी जो बनाई थी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। तो वो एसआईएफसी का जो पहला धमाकेदार काम हुआ था, वो जानते हैं क्या हुआ था, यही सऊदी अरब वाला। कि सऊदी अरब ने कहा था कि तुमको भैया पैसा वैसा देते हैं, तुम जाओ और जमीन लो, और जमीन लेकर हमारे लिए राइस उगा के दो, हमको बासमती चावल चाहिए। तो आपको याद है मैंने आपको उन दिनों खबर भी दी थी, अब तो इतने साल हो गए, 1.5 साल हो रहे, करीब 2 साल हो रहे, जब मैंने आपको बताया था कि उन्होंने पंजाब में कोई 45,000 एकड़, उधर सिंध में 45,000 एकड़, इस तरह की इन्होंने जमीनें ली थी, फौज ने ली थी। और फौज क्या करने जा रही थी, कॉर्पोरेट फार्मिंग। किसके लिए करने जा रही थी, अब बातें खुल रही है ना, वो बेसिकली सऊदी अरब के लिए करने जा रही थी। वहां उनके लिए चावल उगाना चाह रहे थे, उसके लिए क्या चाहिए, पानी। पानी हो गया बंद, अब कहां से क्या करो तो ये जो फौजी है, इनका चावल उगाने का, उसको सऊदी अरब को बेचने का, वो सारा प्लान हो गया फेल। तो इनकी मर रही है नानी, और ये इस समय पे आपको रहे गरिया। तो आने वाले समय में ये कोई ना कोई शरारत पक्का करेंगे, इसलिए क्योंकि उनकी जेब कटी है, बहुत तगड़े से जेब कटी है उनकी इस चक्कर में। अभी आप ये भी देखिएगा कि वो हमारे कमर सिंह भी बात बोलते रहते हैं ना, बात कि भाई हम सऊदी के लिए, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लिए फूड की बास्केट बन सकते हैं। बास्केट तो तब बनेगा लाले जब तुम्हें पानी होगा, है कि नहीं। तो वो खेल खिलाड़ी हम भी खेल सकते हैं। अचानक क्या हुआ है, अब जरा सुनिए, वो जो चावल का एक्सपोर्ट पाकिस्तान ऑल्टरनेटिव बन गया था, और चावल का बासमती का एक्सपोर्ट वहां से शुरू हुआ था, अचानक अभी अभी भारत कूद पड़ा है बाजार में दोबारा से, और वो चावल का एक्सपोर्ट खुल गया है। तो इस बार क्या हुआ है, इस बार चावल का पाकिस्तान से एक्सपोर्ट थोड़ा सा कम हो गया है। कितना, 45%, 45% डाउन, ये हो रहा है। तो मित्रों, ये जो आने वाला समय जिसकी सागर भाई बात कर रहे हैं, बहुत जेन्युइन बात है, बहुत सही बात है, मगर इसका जो इम्पैक्ट है वो इतना बड़ा है कि जो सामने वाली पार्टी है, जरा मान के चलो कि उनका मूल धंधा क्या है। उनका मूल धंधा है हाफिज सईद जैसे लोगों को पालना। ये है बेसिकली आतंकवादी, ये टेररिस्ट है। तो ये कहीं भी कोई गड़बड़ कर सकते हैं। विल हैव टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट, विल हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। ये है दोस्तों, ये मुझे लगा कि आपको मैं ये भी क्लियर कर दूं यहाँ पर। आगे देखिए, अच्छा आपने कहा कि आने वाली गर्मियों में वाटर क्राइसिस के नजारे देखने को मिलेंगे, नजारे और भी बहुत कुछ मिलेंगे ऐसा मुझे लगता है गर्मी में। अनिरुद्ध भाई को हेलो, ओके, देवेंद्र भाई प्रणाम आपको भी दोस्त, ऋषभ भाई प्रणाम, ओके। दादा एक न्यूज आ रही है, पता नहीं कितनी सच है, बांग्लादेश का पीएम पाकिस्तान जा रहा है 23 मार्च को, लेकिन कंफर्म नहीं, मैंने भी नहीं कंफर्म किया दोस्त, मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि इस समय पर बांग्लादेश में भारत के पक्ष में कई इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। ये लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि भारत से संबंध ठीक किए जाए, और जो बल्कि अब ऐसी भी स्टेटमेंट आई है कि भाई अगर शेख हसीना जो है वो भारत में रहती है तो हमें क्या दिक्कत है, हम अपने संबंध क्यों खराब करें शेख हसीना की वजह से। ऐसी ऐसी बातें भी वहां से आई हैं। सो थिंग्स आर एक्चुअली लुकिंग लाइक गेटिंग बेटर, बट अगेन यू नेवर नो, अभी चीजें इट्स वेरी अर्ली स्टेज। यूसुफ यूसुफ जो था मोहम्मद यूसुफ, हाँ अभी उसका भी कलेश चलेगा, ये आप जानते हैं कि उसको लेकर भी प्रेसिडेंट ने बोल दिया है कि भाई मुझे बताता ही नहीं था, पता नहीं क्या क्या करता रहता था, क्या कुछ किया उसने। तो अभी बहुत सारा खेल तमाशा बांग्लादेश में चलेगा। डोंट थिंक कि एनीथिंग इज गोइंग टू इंप्रूव ओवरनाइट, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आज क्रिकेट में लंका भी निपट गया, चल जाए छुट्टी, कलेश खत्म। राहुल भाई प्रणाम। एंड देन ओके, इजराइल के पास बेहतरीन ट्रेन सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी है, इजराइल के साथ मिलकर स्पेस सर्वेलेंस के लिए नई टेक्नोलॉजी पर काम कर सकते हैं, और अन्य
डुअल यूज टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है दोस्त। मोती दयाल भाई नमस्ते। सिंटो खामची, जय श्री राम। ईरान पे अटैक होगा क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता दोस्त, अभी जल्दी नहीं हो रहा है, कम से कम आने वाले कुछ दिनों में तो नहीं हो रहा है। जब तक मोदी जी है तब तक तो आप भूल ही जाओ। वो तो आप भूल ही जाओ, पहले मोदी जी आएंगे फिर होगा। और दूसरी बात बताऊं, फ्राइडे का इंतजार कीजिए। फ्राइडे को मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अगर थोड़ी भी अकल है अमेरिका में, थोड़ी भी अकल है, तो ये हमारा ट्रंपवा जो है, ये कोई कोई बहाना बनाएगा, वहां पे कोई ताल ठोकेगा कि ओ देखो मैंने लड़ाई रुकवा दी ईरान से, और मैंने कितने लोगों की जान बचा ली, मैंने न्यूक्लियर वॉर रोक लिया, अब मुझे नो बोल दो। कोई ऐसी राम कहानी गढ़ लेगा, और भगवान करे कि ऐसी राम कहानी गढ़ ले और इस तरह का कलेश ना बचे। मगर उसके ऊपर भी प्रेशर बहुत है, जो न्योकॉन्स है उनका बहुत प्रेशर है उसके ऊपर कि भाई वो अटैक करे। प्रॉब्लम क्या है कि जो पुराने मिलिट्री के, मैंने सवेरे में बताई थी बात, कि जो पुराने हाँ, जो पुराने लोग हैं, जो पुराने जनरल्स हैं, जो रिटायर्ड हैं, वो बार बार ट्रंप को वार्न कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर होने वाली जो लड़ाई है वो थोड़ी जल्दी खत्म नहीं होगी। एस्केलेशन लेटर जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। आप एक अटैक करेंगे, अगर इसराइली ईरान ने कहीं पर हमले शुरू कर दिए तो फिर वो लड़ाई बढ़ती जाएगी, वो रुकने वाली नहीं है। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि वो ईरान के आसपास ही लड़ाई रहेगी। एक और बता दूं आपको मैं, मुझे एक बात बताओ, और शायद मैंने बात आपको सुबह बताई थी। सबसे बड़ी बात क्या होती है दोस्तों? सबसे बढ़िया लड़ाई वो होती है जो अपने बॉर्डर से दूर लड़ी जाए। समझ रहे हैं? इतनी दूर कि आपके लिए पहुंचना भी मुश्किल ना हो, मगर आपके बॉर्डर से जुड़ी हुई लड़ाई भी ना हो कि कोई मिसहैप हो जाए तो सीधे लोग आपके बॉर्डर के अंदर आ जाए। उस केस सिनेरियो के अंदर में आप देखिएगा कि जो ईरान वाला खेल है वो रशिया और चाइना दोनों को सूट करता है। अमेरिका दूर, अपने से बहुत दूर आके यहाँ पे लड़ाई लड़ रहा है, उसके जहाज अगर यहाँ फंसते हैं, अमेरिका अगर यहाँ किसी क्राइसिस में आता है इनकी टेक्नोलॉजी या इंटेलिजेंस शेयरिंग की वजह से, तो भाई ये बहुत बढ़िया वाला खेल है, क्योंकि ऐसे में एक झटके में कई शिकार उनके हो जाएंगे। तो आई बिलीव कि इस बात का अंदाजा अमेरिका को भी है, अमेरिका के जो मिलिट्री प्लानर्स हैं उनको भी होगा। एंड आई होप दे डोंट गो बाय द इमोशन, भावनाओं में बहने के बजाय वो सच्चाई को समझेंगे और प्रोबेबली इस लड़ाई से बचा जाए। नहीं बचा जाएगा, बेसिकली अमेरिका कैन एक्चुअली गेट सम लॉसेस हियर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईरान का कोई फायदा हो जाएगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ईरान बच जाएगा, नहीं, ये बहुत पॉसिबल है कि ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हो, मगर उससे अमेरिका की जो बद बिटेगी वो उसके इतिहास में शायद मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। और इस ये भी ना भूलिएगा इस सब के बीच में ये कि ये अमेरिका में इलेक्शन ईयर है, मिड टर्म इलेक्शन है 3 नवंबर को। तो आप ये देखिए कि अगर यहाँ पर कुछ ऐसा मिसहैप हुआ तो वो उल्टा पड़ जाएगा ट्रंप के सिर पे, और उससे एक ऑलरेडी डिप्लीटिंग किस्म की जो कम होती हुई जो पॉपुलैरिटी है उस पर और भी डेंट आ जाएगा। तो जो उम्मीद थोड़ी बहुत होगी वो भी खत्म हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता इसलिए कि ट्रंप को, अब अब ट्रंप और कुछ कहो यार, जो भी है पॉलिसी उसकी, तो बहुत बड़ा इतना बड़ा उल्लू बैठा तो नहीं हो सकता यार कि मतलब वो इस तरह का हमला करने बैठ जाए। आई होप दैट बेटर सेंस विल प्रिवेल एंड इट शुड नॉट हैपन। ये है दोस्तों। आइए आप, अच्छा ओके, जो को ट्रंप को ठीक बात है यार, क्या कहा जाए, ऐसे ही है। बैड बैड लक फॉर अमेरिका। सो मित्रों, हम मिलते हैं आपसे अब कल सवेरे को एक बार फिर से, और फिर और बात करेंगे। तब तक के लिए विदा लेता हूं आपसे। बाय बाय एंड गुड नाइट।